नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। अगले 20 मिनट में हम आपको राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। दौसा के दो युवकों से अलवर के मालाखेड़ा में लूट की वारदात हो गई। तरीका ऐसा कि बस पूछिए मत। दौसा जिले के बिडोली गांव के रहने वाले दो युवक जब अलवर से एग्जाम देकर वापस लौट रहे थे तो बीच रास्ते में उनके साथ लूट की घटना हुई। दरअसल बिडोली के रहने वाले छात्र महेश मीणा बाइक से अलवर एग्जाम देने गया था। इसी दौरान मालाखेड़ा के समीप कुछ बदमाशों ने बाइक के आगे कार लगा दी और बाइक सवार परीक्षार्थियों से कहा कि वो थाने से आए हैं, लिहाजा वो उन्हें गाड़ी के कागज दिखाएं। कागज दिखाने के बाद कार सवार बदमाशों ने गाड़ी चोरी की होने की बात कही, जिसके बाद बदमाश बाइक को ले गए और दोनों बाइक सवार परीक्षार्थियों को कार में बिठाकर सुनसान क्षेत्र में ले गए, जहां परिजनों से 50,000 रुपए ऑनलाइन मंगवाने की डिमांड रखी। जब दोनों परीक्षार्थियों ने परिजनों के पास पैसे नहीं होने की बात कहकर 8,000 रुपए देकर चंगुल से छूटे तो बदमाशों ने चेतावनी दी कि यदि पुलिस और परिजनों को बताया तो जान से मार देंगे। न चेहरे पर शिकन न बॉडी लैंग्वेज में घबराहट। चोरी का ये वो अंदाज है जिससे अच्छे अच्छे गच्चा खा जाए। देखिए कितने कॉन्फिडेंट तरीके से ये शख्स स्कूटी स्टार्ट कर चलते बनता है, गोया जैसे स्कूटी किसी और की नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसी की है। तस्वीरें कोटा के न्यू सर्राफा मार्केट की हैं, जहां स्कूटी चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक युवक घूमता हुआ आता है, रैकी करता है और मौका तलाश कर चाबी लगाकर स्कूटी को स्टार्ट कर ले जाता है। सर्राफा बाजार के सुशील कुमार ने बताया कि शाम 7 बजे स्कूटी लेकर पहुंचा और थोड़ी देर बाद जब वापस आया और तलाश की तो स्कूटी नजर नहीं आई। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज देखे तो एक युवक नजर आया जो स्कूटी चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो रहा था। फिलहाल पीड़ित ने रामपुरा कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। रामपुरा कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। नागौर जिले के नावा सिटी में हुई जयपाल पुनिया की हत्या में सियासी कनेक्शन सामने आ रहा है। मृतक जयपाल पुनिया की पत्नी सरिता पुनिया ने 8 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया, जिसमें उप मुख्य सचेतक और नावा विधायक महेंद्र चौधरी को भी आरोपी बनाया गया। महेंद्र चौधरी के अलावा उनके भाई मोती सिंह, महेंद्र चौधरी के साले मनोज चौधरी, गुड़ा स्लॉट सरपंच वीरेंद्र को भी आरोपी बनाया गया। मृतक की पत्नी ने हत्या करने, रैकी करने, साजिश रचने सहित धाराओं में मामला दर्ज किया है। वहीं इस हत्याकांड के बाद इलाके में तनाव है, जिसे देखते हुए नागौर जिला पुलिस के आला अधिकारी शनिवार दोपहर से ही नावा में डेरा डाले हुए हैं। इधर इस हत्याकांड के विरोध में बीजेपी और आरएलपी ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। बता दें कि शनिवार को नावा में एक बोलेरो में आए 5-6 बदमाशों ने नावा के नमक व्यापारी जयपाल पुनिया को गोली मार दी थी। मृतक जयपाल पुनिया नमक संघ के अध्यक्ष रह चुके थे और बीजेपी के नेता थे। जयपाल के खिलाफ कई आपराधिक केस भी दर्ज थे। आधी रात को सड़क पर खड़ी बसें और नीचे उमड़ा लोगों का हुजूम। तस्वीरें अजमेर की हैं। अजमेर के नारेली बाईपास पर शनिवार रात 2:30 बजे जयपुर से उदयपुर जा रही निजी बस आगे चल रहे ट्रेलर में जा घुसी। हादसे में बस सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वीडियो कोच जयपुर से उदयपुर जा रही थी। इसी दौरान सड़क किनारे एक ट्रोला खड़ा था, तभी तेज रफ्तार बस पीछे से ट्रेलर में जा घुसी। तेज धमाका होते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही अलवर गेट थाना पुलिस सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और घायलों को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती करवाया। हादसे में मारे गए 2 लोगों में से एक निजी बस ट्रेवल्स का ही कर्मचारी था। बस में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थी भी शामिल थे, जिनमें से एक अभ्यर्थी घायल हुआ है। हादसे के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने बस जब्त कर ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त बस को मुख्य ड्राइवर नहीं चला रहा था, बल्कि उसने बस की कमान अपने जूनियर को सौंप दी थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ। ये रात को लगभग 3:15 साढ़े 3 बजे सूचना मिली कि एक स्लीपर बस जो है वो ट्रेलर में जाकर भिड़ गई। राजसमंद जिले में
उदयपुर अजमेर हाईवे पर रविवार सुबह एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूरत से जयपुर जा रही एक बस ओवरटेक का प्रयास करते हुए आगे चल रहे ट्रेलर से टकरा गई। यह हादसा सुबह 5:30 बजे चारभुजा थाना क्षेत्र के मानसिंह का गुड़ा के पास हुआ। हादसे के वक्त बस में सवार सभी यात्री सो रहे थे। अचानक इस टक्कर के बाद हुई जोरदार आवाज से बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। चारभुजा थाना अधिकारी भवानी सिंह शंकर ने बताया कि यह हादसा बस चालक के ओवरटेक करने से हुआ। उन्होंने कहा कि तेज रफ्तार में बस ओवरटेक कर रही थी, तभी सामने से दूसरा वाहन आ गया। ड्राइवर रफ्तार को काबू नहीं कर सका। बस केबिन वाली साइड से आगे चल रहे ट्रेलर से भिड़ गई। कंडक्टर सीट वाला बस का हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। मौके पर पहुंची चारभुजा थाना पुलिस ने एम्बुलेंस के जरिए घायलों को राजसमंद के आरके अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद आसपास के ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई, जिन्होंने घायल को बस से बाहर निकालने में मदद की। बेकाबू बस पलटने की ये तस्वीर करौली से आई है। गूढ़ा चंद्रजी सिकंदरा रोड पर एक प्राइवेट बस का टायर फट गया, जिसके कारण बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस पलटने से उसमें बैठे 9 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए गूढ़ा चंद्रजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर गूढ़ा चंद्रजी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे की जानकारी ली। चौकी प्रभारी विजेंद्र शर्मा ने बताया कि निजी बस शनिवार रात 7:30 पर गंगापुर से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। रात करीब 9 बजे बस गूढ़ा चंद्रजी सिकंदरा रोड पर गिदानी की तलाई के पास पहुंची तो ड्राइवर की साइड का टायर फट गया और रिम सहित निकलकर दूर जा गिरा। टायर निकलने से बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में बस में बैठे 9 लोग घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण और गूढ़ा चंद्रजी पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को इलाज के लिए गूढ़ा चंद्रजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने क्रेन की मदद से बस को सड़क से हटाकर ट्रैफिक दुरुस्त कराया। ये आक्रोश यूं ही नहीं फूट रहा है, इसके पीछे लंबी यंत्रणा, लंबा दर्द है। दरअसल अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांवों में घंटों बिजली नहीं रहती। कभी कभी तो 24-24 घंटे तक बिजली नहीं आती। रोज रोज का सब्र जब जवाब दे गया तो नाराज लोगों ने माधोगढ़ जीएसएस पहुंचकर वहां मौजूद कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया और जीएसएस के मेन गेट पर ताला जड़ दिया। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर यही हाल रहा तो उन्हें बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। गारंटी के साथ कह सकते हैं, हमारा खेत बता सकते हैं वहाँ अब कितना प्याव। ये सुबह से शाम तक अगर 2.5-3 घंटा की पूर्ति करें, लाइट जावे, काश्तकार चलाने जावे और लाइट कट जाए, मतलब कभी भी। कल की बात बता दूं, कल 1 बजे लाइट मिली। 1 बजे से 8 बजे तक का मैं आपको हिसाब बता दूं कि 10/10 की किसी ने भी क्यारी भरी हुई, कोई काश्तकार ने। न केवल झुंझुनू शहर बल्कि पूरे प्रदेश में गर्मी के इस मौसम में पीने के पानी के लिए मारामारी मची हुई है। झुंझुनू शहर को 24 घंटे पीने का पानी मुहैया करवाने के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बूंद बूंद पानी के लिए भी लोग तरस रहे हैं। इससे अलग एक और तस्वीर रविवार को सामने आई, जिससे लोग आक्रोशित हो गए। झुंझुनू शहर से सामने आई ये तस्वीर पीएचईडी के जिम्मेदारों की पोल खोल रही है। उनकी लापरवाही की कहानी बयां कर रही है। यहाँ हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। झुंझुनू शहर के मंडावा मोड़ के समीप पाइपलाइन टूटने के कारण रविवार सुबह से पानी बह रहा है। टूटी पाइपलाइन से अब तक हजारों लीटर पानी बह चुका है। टूटी पाइपलाइन को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि जलदाय विभाग को सूचना दी जा चुकी है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। बहरहाल लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है। देश को आजाद हुए भले ही 7 दशक के अधिक हो चले हों, लेकिन आज भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां तक पीने का पानी नहीं पहुंचा है। राजस्थान में भी आजादी के 7 दशक बाद भी कई ग्रामीण क्षेत्रों के हालात ऐसे हैं जहां लोगों को न पीने का पानी उपलब्ध है, न बिजली और न रहने का ठिकाना। पानी मिले नहीं टाइम पे झुकी ले वहाँ से भगा दे, यहाँ से उठाओ, वहाँ से ले वहाँ से भगा उठा लो, जाओ तब फिर क्या करा पड़े रहे वहाँ फिर तो। अलवर शहर के निकटवर्ती ग्राम पंचायत
जटियाना भी ऐसा ही एक इलाका है जहां लोगों को कई किलोमीटर दूर से पीने का पानी लाना पड़ता है। इतना ही नहीं, ढाणी में पहुंचने के लिए सुलभ रास्ते तक उपलब्ध नहीं हैं। बंजारा समाज के 20 से अधिक परिवार के पास राशन कार्ड और दूसरे सरकारी दस्तावेज होने के बावजूद उन्हें सरकारी सुविधाओं से महरूम होना पड़ रहा है। अब ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, जिंदगी काटनी पड़ रही है, क्या करें। इसका कारण यही साहब, गरीब आदमी जाए कहाँ, फुटपाथ पे रहना पड़ता है। जिस वैशाख की तपती दोपहरी में लोग घर से बाहर निकलने की सोच भी नहीं सकते, उसमें नरेगा मजदूर मैट के दिए गए टास्क को पूरा करने में जुटे हुए हैं। मगर ऐसी झुलसती गर्मी में नरेगा मजदूरों को मूलभूत सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं करवाई जा रही हैं। 12 के सीसवाली कस्बे के चारागाह भूमि पर तलाई खुदाई कार्य चल रहा है, जहां पर 5 मस्टर रोल पर 222 मजदूर कार्य कर रहे हैं, लेकिन नरेगा मजदूरों की छाया के लिए टेंट तक की व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य को देखते हुए मेडिकल किट की सुविधा नहीं है। ऐसे में मजदूरों के लिए नरेगा योजना में काम करना जान जोखिम में डालना नहीं तो और क्या है। एक तरफ तो रोजगार गारंटी के तहत मजदूरों को काम दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सीसवाली में नरेगा मजदूरों को बुनियादी सुविधाएं तक मुहैया नहीं कराई जा रही हैं। जबकि सरकार ने नरेगा योजना के तहत छाया के लिए टेंट, पानी की टंकी, स्वास्थ्य को देखते हुए मेडिकल किट की सुविधाएं नरेगा कार्यस्थल पर मुहैया कराने के निर्देश दे रखे हैं। 12 के आंता सीसवाली रोड की चौड़ाई में बाधा बने अतिक्रमण तोड़ने की औपचारिक शुरुआत कर दी गई है। इस दौरान पीडब्ल्यूडी ने एक धार्मिक स्थल की दीवार जेसीबी की सहायता से गिरा दी। यहाँ बने सुलभ शौचालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर की दीवार और इसमें बनी सरकारी मेडिकल दुकानें तोड़ी जा रही हैं। इसके बाद धार्मिक स्थल से अस्पताल परिसर तक नगरपालिका सुरक्षा दीवार का निर्माण करेगी। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को देखते हुए लोगों ने खुद ही अपने अतिक्रमण हटाने शुरू कर दिए हैं। बता दें कि राज्य सरकार की बजट घोषणा में 34 करोड़ की राशि से स्वीकृत अंता सीसवाली सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू हो चुका है। इसे आखिरी सिरे तक पूरा किए जाने का लक्ष्य 9 दिसंबर 2022 तक निर्धारित किया गया है। इन दिनों अतिक्रमण को लेकर बीकानेर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। शहर में रोज अतिक्रमणों पर सरकारी बुलडोजर चलाया जा रहा है। रविवार अलसुबह संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने फड़ बाजार का दौरा किया और बाजार में बेतरतीब खड़े ठेलों को देखकर उन्हें हटाने के आदेश दिए। कुछ देर में निगम की टीम फड़ बाजार पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी। कार्रवाई के चलते अतिक्रमण विरोधी दस्ते को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। देखते ही देखते महिलाओं के साथ बड़ी संख्या में लोग कार्रवाई का विरोध करते रहे। इस दौरान महिलाएं सड़क पर बैठ गयीं और जेसीबी को रोक दिया। विरोध की सूचना पर भारी पुलिस जाब्ता भी मौके पर पहुंचा। सीओ सिटी सहित दूसरे अधिकारियों ने लोगों से समझाइश की, लेकिन ठेले वाले अपने परिवार के साथ सड़क पर डटे रहे। कार्रवाई के दौरान नगर निगम आयुक्त गोपाल राम, एसडीएम सहित पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। जहां जमीन तंदूर की तरह दहक रही हो, जहां दिन में आसमान से आग बरस रही हो, जिस्म जलाने वाली लू का दौर बदस्तूर जारी हो, वहीं तपती दोपहरी में ड्यूटी करना सोचकर देखिए हलक सूख जाएगा। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगेगा। लेकिन चुरू में ट्रैफिक पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी में मशगूल दिखाई दे रहे हैं। शहर में ऐसे कई व्यस्त पॉइंट्स हैं जहां वो मुस्तैदी से ड्यूटी में जुटे हैं। यहाँ पेड़ पौधों का अभाव है। कई जगह पर तो ट्रैफिक पुलिस के बूथ तक नहीं है, जिसके चलते धूप से बचना नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में देसी जुगाड़ उनकी जान बचा रहा है। ये जवान ड्यूटी पर गर्मी से बचने के लिए जेब में प्याज रखकर लाते हैं। इसके अलावा ये सभी घर से छाछ, रबड़ी और ठंडा पानी भी साथ लेकर आते हैं, ताकि तपती गर्मी और लू से बचाव हो सके। गर्मी के बचाव के लिए बार बार चाय, राबड़ी और जूस पीते हैं और नींबू और प्याज का सेवन करते हैं। इस रैली का उद्देश्य आप लोगों को सचेत करना कि मुंह का कैंसर तंबाकू के सेवन से होता है, इसलिए आप लोग आज ही तंबाकू, बीड़ी। प्रदेश के दूसरे जिलों की तरह बारां में भी तंबाकू मुक्त राजस्थान अभियान चलाया जा रहा है। गांवों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं तंबाकू से होने वाले नुकसान को लेकर लोगों को जानकारी दी जा रही है। इन्होंने आज संकल्प लिया है कि ये जर्दा तंबाकू का सेवन
नहीं करेंगे। और आज हम इस अभियान के अंतर्गत, क्योंकि कल इनकी शादी में शामिल नहीं हो पाएंगे, इनको एक पहल किट भी हम देने जा रहे हैं। तो अभी हम इनको पहल किट देंगे। तो आप जर्दा तंबाकू से कैंसर हो जाए सब यार दोस्तों को बताएंगे। तो संकल्प को मेरे साथ हाथ खड़े करके कि मैं तंबाकू नहीं लेगा। ये अभियान चला रहा है तंबाकू मुक्त 12, यानी हम लोग दूसरों को प्रेरित करें, स्वयं आज ही संकल्प लें कि हम तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे, क्योंकि तंबाकू के सेवन से मुंह का कैंसर, महिलाओं में, गर्भवती महिलाओं में खून की कमी होती है। शादियों में बढ़ते पैसे के चलन से कोसों दूर सरहदी बाड़मेर में मुस्लिम समुदाय के पहले सामूहिक विवाह में 50 जोड़ों ने एक साथ निकाह कबूल किया। बाड़मेर के छोटे से गांव हरपालिया में बीते महीने भर से चल रही सामूहिक विवाह की तैयारियों को रविवार को अपने अंजाम तक पहुंचाया गया। आयोजन में काजी सैयद नूर उल्लाह शाह बुखारी ने 50 जोड़ों की निकाह की रस्मों को पूरा करवाया। इस सामूहिक विवाह में आसपास के 40 गांवों से दूल्हे बारात लेकर पहुंचे। यहां दुल्हनें भी अपने परिवार के साथ पहुंची थीं। हरपालिया के रहने वाले जान मोहम्मद बाड़मेर के पीजी कॉलेज में प्रथम वर्ष में पढ़ते हैं। उनका निकाह सकीना बानो के साथ हुआ। दूल्हे जान मोहम्मद के मुताबिक उसके मुस्लिम समाज में पहला सामूहिक विवाह हुआ है और उसका निकाह इसमें हुआ। इसकी उसे बहुत खुशी है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे गांव में भी ऐसा काम हो रहा है और हमारी शादियां भी कम खर्चे में ही हो रही है। सरपंच प्रतिनिधि सच्चू खान कहते हैं कि शादियों में बहुत खर्चा होता है। हालत ये हो जाती है कि मध्यम वर्ग और गरीब तबके के लोगों को कर्ज लेकर दिखावा करना पड़ता है। ऐसे में इस किस्म की शादियों को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसा काम होना चाहिए हर समाज के अंदर, ताकि ये खर्च वाला फजूली चीजें बच सके। आज मैं आपको एक ऐसी तस्वीर से रूबरू कराने जा रही हूं जो आज के जमाने में मिलना बहुत मुश्किल है। जी हां, वर्ल्ड इंटरनेशनल फैमिली डे के अवसर पर जयपुर के मानसरोवर में एक 60 लोगों का परिवार आज भी एक साथ रहता है। ये जॉइंट फैमिली में कैसे प्यार बरकरार है। वहीं दूसरी ओर देखें तो आज लोग न्यूक्लियर फैमिलीज पे शिफ्ट हो रहे हैं। वहीं एक और तस्वीर मैंने आपको दिखाई है जहां 60 से 75 लोग एक साथ रहते हैं। इंटरनेट और मोबाइल के इस जमाने में कई बार हम खुद में इतने लीन हो जाते हैं कि परिवार और समाज से कटते चले जाते हैं। जीवन की रफ्तार हमें अपने भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी जैसे हर रिलेशन को पीछे छोड़ने को मजबूर कर देती है और इस दौड़ भाग में आगे रहने के चक्कर में फैमिली बॉन्डिंग कहीं गायब हो जाती है। इसका एहसास हमें तब होता है जब हम अपने बुरे दौर से गुजरते हैं। शोधों में पाया गया है कि परिवार के बीच आपसी गहराई और बॉन्डिंग के अभाव में लोग हर कदम पर खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं और मानसिक तौर पर बीमार हो जाते हैं। शायद इसलिए पूरी दुनिया 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे के रूप में मनाती है। मुश्किल समय पर लोग हमेशा पहला सहारा परिवार में ही तलाशते हैं। लोगों का कहना है कि परिवार हमेशा हर हालत में मदद के लिए साथ मौजूद रहता है, लेकिन एक सच ये भी है कि संयुक्त परिवार गुजरे जमाने की बात होती जा रही है। कोई टेंशन कोई नहीं है, हम बिल्कुल सुख शांति से रह रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं। छोटे बच्चे से लगा के बड़े हमारी माता जी तक हम प्यार से रह रहे हैं और सामूहिक खाना बनता है। जैसलमेर शहर के 100 से 150 किलोमीटर दूर स्थित सीमा चौकियों पर अब हिमालय का मीठा पानी पहुंच गया है। ये सीमा चौकियां वो हैं जहां चारों तरफ बस रेत ही रेत दिखाई देती है। गर्मी में दिन भर आंधियां चलती हैं और पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं रहती। गर्मी के मौसम में इस इलाके में रहने वाले बीएसएफ के जवानों और कुछ गांवों की आबादी को पानी के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। सीमा चौकी के लिए बीएसएफ टैंकर से पानी सप्लाई करती है और आसपास के ग्रामीणों को भी इसका फायदा मिल जाता है। लेकिन गर्मी के मौसम में पानी की खपत बढ़ने पर यह काम काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब हिमालय यानी इंदिरा गांधी नहर का पानी इन सीमा चौकियों तक पहुंच गया है। बीएसएफ ने ज्यादा समस्या वाली 29 सीमा चौकियों के लिए 2 साल पहले यह योजना बनाई थी। इसे जलदाय विभाग की ओर से पूरा किया गया है। जलदाय विभाग ने रामगढ़ स्थित 245 आरडी से पानी को पंपिंग कर पहले बबलियान और तनोट सीमा चौकी पर पहुंचाया, फिर वहां पंपिंग कर अलग अलग 29 सीमा चौकियों तक पहुंचा दिया है। इन सीमा चौकियों पर जवानों के अलावा आसपास के कुछ इलाकों में आबादी भी है। कुदरत ने जिस बेटी को आवाज नहीं दी, उसके सम्मान में बजी तालियों की गड़गड़ाहट की गूंज ब्राजील डेफ ओलंपिक से पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। जी हां, ब्राजील में आयोजित डेफ ओलंपिक में बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीतकर भारत लौटी गौरांशी का अब उनके
गृहनगर कोटा पहुंचने का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। रामगंज मंडी में भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। दिल्ली से भोपाल पहुंची गौरांशी का एयरपोर्ट पर भव्य जुलूस निकालकर स्वागत किया गया। जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। अब 2-3 दिन तक भोपाल में स्वागत सम्मान के कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद गौरांशी का कोटा के रामगंज मंडी लौटने का कार्यक्रम है। इस दौरान समर कैंप के बच्चों से भी गौरांशी का परिचय कराया गया और स्वागत सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर और कमिश्नर के निर्देश पर अब रामगंज मंडी में गौरांशी के भव्य जुलूस, जश्न और स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। गौरांशी के विजय जुलूस में 10,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। पोखरण कस्बे में नरसिंह चतुर्दशी का पर्व परंपरागत रूप से मनाया गया। इस दौरान कस्बे में नरसिंह भगवान की झांकी और शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। 2 वर्ष तक कोरोना महामारी के कारण नरसिंह जयंती पर कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था। 2 वर्ष के अंतराल के बाद हुए जयंती कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं में उत्साह नजर आया। साथ ही नरसिंह भगवान के नए मुकुट वो अन्य बदलाव आकर्षण का केंद्र रहे। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने जयकारों के साथ शोभा यात्रा में भाग लिया। यह झांकी सोनारों की गली, व्यास चौक, गणेश मंदिर, गणेश मार्केट, सदर बाजार से होते हुए 4 भुजा मंदिर पहुंची। नरसिंह भगवान की सवारी कम से कम 70-80 वर्षों से गोरालाल जी परिवार से घर से निकल रही है और यहाँ से रवाना होकर व्यासों का चौक, गणेश जी का मंदिर, 4 भुजा मंदिर तक जाएगी और वहाँ पर हिरण्यकश्यप का वध होगा और वहाँ पर समाप्त होगा। तपती गर्मी के बीच लू के थपेड़ों से अगर छुटकारा पाना है तो राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन माउंट आबू आपका इंतजार कर रहा है। वैसे तो प्रदेश का ये हिल स्टेशन अपनी खूबसूरती के लिए देश भर में जाना जाता है, लेकिन इन दिनों यहाँ समर फेस्टिवल की मस्ती सैलानियों के सिर चढ़कर बोल रही है। जी हाँ, माउंट आबू में समर फेस्टिवल परवान पकड़ चुका है। 13 से 16 मई तक के समर फेस्टिवल को लेकर पर्यटकों में खासा रोमांच देखने को मिल रहा है। राजस्थान की संस्कृति से ओतप्रोत ये समारोह आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत नगरी माउंट आबू में ग्रीष्मकालीन समारोह का आयोजन होता रहा है, जिसमें कई राज्यों के कलाकार प्रस्तुति दे रहे हैं। वहीं इस समारोह में भारत के कई राज्यों से पर्यटक भी आ रहे हैं। समारोह में झांकियां और मारवाड़ी नृत्य आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। माउंट आबू में आयोजित समर फेस्टिवल लोक और शास्त्रीय संगीत का पर्व है। ये राजस्थान के आदिवासी जीवन और संस्कृति की झलक देता है। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।